Good morning, students. How are you? I hope all of you quite well in your home, and I am also quite well here. Students, as you know that our Rudra digital classes is running. Students, today our topic is gene interactions. You can say that gene interactions means जीनों के पारस्परिक प्रभाव। हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक विशेष आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कोई बच्चा चाहे जो इस हमारे स्टडी ग्रुप समूह से जुड़ा हुआ है वो इन वीडियो को नहीं देख रहे। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही कीमती है, ये समय बहुत ही कीमती है और इस समय में की गई पढ़ाई आपके लिए उससे भी ज़्यादा कीमती है। तो बच्चों, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो मटेरियल आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उसको अच्छे से पढ़ें और दिया गया होमवर्क करें प्रतिदिन। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं हर कॉलेज वालों से, हर बच्चों से पीछे रह जाएंगे। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जीन इंटरैक्शंस, जीनों के पारस्परिक प्रभाव। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जीनों के पारस्परिक प्रभाव। पारस्परिक माने क्या होता है? पारस्परिक माने होता है एक दूसरे के ऊपर। जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि एक जीन दूसरे जीन पर क्या होती है? प्रभावी होती है। और अगर एक जीन प्रभावी हुई तो दूसरी क्या होगी? अप्रभावी होगी। लेकिन अब वो प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालती हैं, उस टॉपिक को हम इस पॉइंट के अंतर्गत क्लियर करेंगे। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये जीनों का पारस्परिक प्रभाव है वो दो स्टेप में पढ़ा जा सकता है। पहला क्या है? पहला युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। क्या है पहला टॉपिक? युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। दूसरा क्या है हमारा? गैर युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। स्टूडेंट्स, हम ये जो आपका यहाँ पर है कि जो टॉपिक हमारा है जीन इंटरेक्शन, ये जो जीनों का पारस्परिक प्रभाव मतलब कोई भी जीन एक दूसरे जीन को कैसे प्रभावित करती है, उस पॉइंट को हम दो पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिससे कहा गया युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव और दूसरा है गैर युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो हमारे दो पॉइंट हैं, इस दो पॉइंट में 1 बाय 1 पहला आपका युग्म विकल्पी है और दूसरा है गैर युग्म विकल्पी। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जो युग्म विकल्पी है, मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर इस युग्म विकल्पी पर दे चुका हूं और थोड़ा सा मैं इस पे फोकस करूंगा। जस्ट एक डेफिनेशन, युग्म विकल्पी क्या है? क्या होता है युग्म विकल्पी? आप लोग जवाब दीजिए, अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल आप बताएंगे। युग्म विकल्पी क्या है? कि जब किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक विकल्प हों। साफ सी बात है, युग्म का विकल्प। जैसे कोई एक लक्षण लाल है
तो लाल के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर भी लिखा जा सकता है और कैपिटल आर और स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है। तो कैपिटल आर क्या है, रेड है, और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या, ये भी रेड है। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या, कैपिटल आर क्या डोमिनेंट हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो ये क्या है, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। तो पहला पॉइंट हमारा है युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। इस पर देखते हैं क्या है। तो दूसरा बाद में हम क्लियर करेंगे। अच्छा हाँ, गैर युग्म विकल्पी क्या है? गैर युग्म विकल्पी का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए तो बताएं पहले। गैर युग्म विकल्पी क्या है? मतलब गैर माने क्या, बिना युग्म विकल्प, अर्थात कोई भी एक ऐसा लक्षण जिसका केवल एक ही जीन हो, एक ही उसमें युग्मक हो। जैसे सपोज दैट अगर कोई भी एक लक्षण है, कोई भी एक लक्षण है, जैसे मान लें हम लाल करें तो उसका कोई दूसरा जो है विकल्प ना हो, उसमें क्या है केवल कैपिटल आर और कैपिटल आर ही रहे, उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर ना रहे, तो वहां पे हम गैर युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव पढ़ेंगे। और ये जो है गैर युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव, ये मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये मेंडल के नियम का अपवाद है, गैर युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। क्लियर? तो हम पहला टॉपिक हमारा क्या है, युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। तो चलिए, युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि युग्म विकल्पी क्या है। अब इन जीन, ये जो जीन है, इन जीनों का एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मेंडल ने अपने किसी भी नियम में जीन वर्ड का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जीन के स्थान पे कारक शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन यहां जीन आ गया, इसका मतलब है कोई ना कोई और वैज्ञानिक इन्वॉल्व है, शामिल है। जी हाँ, इसमें कार्ल कोरेंस और एल्क्यूनाट, ये दो वैज्ञानिक भी शामिल हैं, और कार्ल कोरेंस ने ही इसमें समावेश किया जीन वर्ड। क्लियर? आइए देखते हैं। तो यहां पे युग्म विकल्पी जीनों का पारस्परिक प्रभाव, इसको हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा स्टेप है वो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर? दूसरा है, बी नंबर है, दूसरा है प्रभाविता का नियम। क्लियर? तीसरा है घातक या मृत्यु कारक, सही से लिखते हैं, घातक या मृत्यु कारक जीन। क्लियर? और चौथा पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे, ये तीसरा है, ये सी हो जाएगा, और ये है डी, आपका डी नंबर हो जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट तो हम क्लियर कर चुके हैं
पिछले लेक्चर में मेरा है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। ये भी सुन लीजिए क्या होता है बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, कि जब किसी एक लक्षण के लिए दो से अधिक, जब किसी एक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन या युग्म विकल्प उपस्थित हों तो क्या कहलाएंगे आपके बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। क्लियर। तो इसकी चर्चा जो है पहले के लेक्चर में हो चुकी है। हमारे पास ये 3 टॉपिक है A, B और C, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे 1 by 1। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इन तीनों में हम क्या पहले पढ़ेंगे, इन तीनों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे A नंबर, जिसे कहा गया अपूर्ण प्रभाविता का नियम। आइए देखते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेंडल ने अपने समस्त प्रयोगों में कारक शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जब मेंडल के बाद जब युग्म विकल्पी की बात आई तो युग्म विकल्पी में जो जीन नामक वर्ड का प्रयोग किया वो थे कार्ल कोरेंस, और कार्ल कोरेंस जो हैं वो अपूर्ण प्रभाविता का नियम उन्होंने ही दिया था। अर्थात अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था, कार्ल कोरेंस ने। क्लियर। तो आइए इनका अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था, कार्ल कोरेंस। कुछ बुक्स में कोरेंस भी लिखा होता है, लेकिन ये क्लियर है, सही है। आइए, कार्ल कोरेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम किसने दिया था, कार्ल कोरेंस ने। अब ये अपूर्ण प्रभाविता का नियम है क्या, आइए देखते हैं। छात्रों, अगर हम इन वर्डों को लें, तो इन वर्डों को ही तोड़िए, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अपूर्ण माने क्या होता है, एक वर्ड होता है पूर्ण, एक वर्ड होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब क्या, पूरी तरह से। अपूर्ण मतलब पूरी तरह से काम ना हो पाना। तो मेंडल ने अभी तक क्या बताया था कि अगर किसी लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण किसी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाए तो पहली पीढ़ी में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, पहली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होंगे वो सबके सब क्या होंगे, लाल होंगे, क्योंकि कैपिटल आर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर एक लक्षण डोमिनेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, अप्रभावी होगा या रिसेसिव होगा। तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर हैं ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, प्रभाव में आ जाएंगे, और दोनों के लक्षण मिक्स होकर के एक नया लक्षण बना लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि मिराबिलस जलापा जिसे गुलबांस भी कहते हैं, तो गुलबांस के पौधे का उन्होंने प्रयोग किया। किसका, गुलबांस के पौधे का उन्होंने प्रयोग किया। और इस पौधों में उन्होंने क्या किया, जो गुलबांस का पौधा था ये पौधे में दो लक्षण देखा उन्होंने, एक लाल पुष्प वाला और एक सफेद पुष्प वाला। क्लियर। तो जो लाल पुष्प वाला कैरेक्टर था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो एक लाल गुलाब, अगर गुलबांस का पौधा, फिर समझिए अपूर्ण प्रभाविता के नियम किसने प्रस्तुत किया, कार्ल कोरेंस ने प्रस्तुत किया। और इस कार्ल कोरेंस ने किस पौधे का प्रयोग किया,